नमस्कार। आइए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया के सबसे मशहूर ऐतिहासिक स्मारकों में से एक। हम सब ने इसकी तस्वीरें देखी हैं, इसके किस्से सुने हैं। लेकिन आज हम सिर्फ ईंट और पत्थर के उस ढांचे की बात नहीं करने वाले। हम उस पुरानी सोच को चुनौती देंगे कि ये दीवार सिर्फ घुसपैठियों को रोकने वाला एक स्थिर बैरियर थी। इसके बजाय हम ये समझेंगे कि कैसे ये दीवार असल में मानव इतिहास, तकनीक और मानवीय त्रासदी को एक नई दिशा देने वाला बेहद शक्तिशाली और गतिशील इंजन थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 21,196 किलोमीटर। चीनी सांस्कृतिक विरासत प्रशासन के एक बहुत ही व्यापक सर्वेक्षण के मुताबिक यह इस दीवार की कुल लंबाई है। सच कहूं तो यह पैमाना इतना विशाल और अकल्पनीय है कि इसे एक बार में समझना भी मुश्किल लगता है। ये कोई आम निर्माण परियोजना नहीं थी। यह पूरे महाद्वीप को चीरती हुई एक ऐसी लकीर थी जिसने सभ्यताओं का भूगोल ही बदल कर रख दिया। इतने विशाल पैमाने को देखते हुए मन में अक्सर एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर इस महान दीवार के बारे में हमारी अब तक की सारी जानकारी ही अधूरी हो? इतिहास की किताबों में अक्सर कई मिथक और बहुत ही सरलीकृत कहानियां शामिल होती हैं। आज हम उन्हीं मिथकों को तोड़ेंगे और कुछ ऐसी हालिया पुरातात्विक खोजों पर बात करेंगे जिन्होंने बड़े बड़े इतिहासकारों को भी हैरत में डाल दिया है। तो आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम 4 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, ये हमारी सोच से भी पुरानी कैसे है। दूसरा, इसने लोहे की तकनीक को कैसे बढ़ावा दिया। तीसरा, मृतकों के कब्रिस्तान का सच। और अंत में इसका सबसे बड़ा और अंतिम विरोधाभास। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, हमारी सोच से भी पुरानी। पारंपरिक इतिहास हमें बताता है कि चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग ने 221 ईसा पूर्व में अलग अलग दीवारों के जोड़कर ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू किया था। ठीक है, लेकिन नए प्रमाण कहानी को पूरी तरह बदल देते हैं। ये प्रमाण दीवार की उत्पत्ति को सीधे 300 साल पीछे पश्चिमी झो राजवंश तक ले जाते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि रक्षात्मक दीवारों का ये बड़ा आइडिया चिन राजवंश से बहुत पहले के सम्राटों के दिमाग में आकार ले रहा था। और ये 300 साल पीछे जाने का दावा कोई हवाई बात नहीं है। 2024 में ही शेडोंग प्रांत के ग्वांगली गांव में एक बहुत बड़ा उत्खनन हुआ, करीब 1100 वर्ग मीटर के इलाके में। वैज्ञानिकों ने वहां कार्बन 14 और OSL यानी ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। इन तकनीकों से पता चला कि दीवार के नीचे दबे हुए अर्धभूमिगत घर और मिट्टी के बड़े ढांचे वास्तव में उस प्राचीन काल के हैं। ये खोज बिल्कुल साफ कर देती है कि क्यूई राज्य के पास बाहरी खतरों से निपटने के लिए एक बेहद उन्नत सैन्य योजना थी, जो चिन राजवंश से सदियों पहले ही सक्रिय हो चुकी थी। है ना कमाल की बात? अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पहलू की तरफ, लोहे की तकनीक का उत्प्रेरक। उस दौर में कांस्य को मेजीन यानी एक बेहद मूल्यवान धातु माना जाता था। इस पर पूरी तरह से उच्च वर्ग का एकाधिकार था। इसका इस्तेमाल सिर्फ खास अनुष्ठानों के बर्तनों या फिर हथियारों के लिए होता था। जाहिर है, मिट्टी खोदने जैसे भारी और घिसाई वाले कामों के लिए कांसे का इस्तेमाल करना बहुत महंगा सौदा था। लेकिन दीवार बनाने के लिए जिस बंजू यानी मिट्टी को कूटने की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था, उसमें लाखों मजबूत उपकरणों की जरूरत थी। और बस यहीं पर लोहे ने बाजी मार ली। लोहे की प्रचुर मात्रा और उसके लचीलेपन ने उसे मिट्टी के काम के लिए एकदम सही विकल्प बना दिया। यानी इस विशाल निर्माण की जरूरत ने मजबूरी में ही सही लोहे के उपकरणों के इस्तेमाल को एक जबरदस्त रफ्तार दी। इस बात का सबसे पुख्ता सबूत युआन राज्य की ग्रेट वॉल का स्थानिक वितरण है। इसके भौगोलिक विस्तार को समझने पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। जहां जहां पुरातत्वविदों को लोहे के प्राचीन हथियार और उपकरण मिले हैं, उनका विस्तार बिल्कुल दीवार के रास्ते के साथ साथ चलता है। ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक अकाट्य प्रमाण है कि सैन्य मोर्चे पर जहां जहां दीवार बन रही थी, वहां वहां लोहे का भारी इस्तेमाल हो रहा था और नई तकनीक पहुंच रही थी। तो असल में तकनीक के फैलने के ये रास्ते काम कैसे कर रहे थे? इसे 4 सीधे कदमों में समझा जा सकता है। सबसे पहले इंजीनियरिंग की भारी मांग थी, जिसके लिए मिट्टी हटाने वाले उपकरणों की सख्त जरूरत थी। दूसरा, दीवार की रक्षा के लिए जो सैन्य चौकियां बनी, वो समय के साथ खेती करने वाले कस्बों में बदल गईं। तीसरा, इस दीवार के आर पार कृषि और खानाबदोश अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार बढ़ने लगा। और अंत में राज्य की सुरक्षा पाकर कारीगर भारी संख्या में पलायन करके इन इलाकों में बसने लगे।
ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक पूरी तरह से सैन्य प्रोजेक्ट ने अनजाने में ही कृषि और अर्थव्यवस्था में एक बड़ी तकनीकी क्रांति ला दी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे स्याह पहलू पर, मृतकों का कब्रिस्तान। इस महाकाय ढांचे को देखते हुए मध्ययुगीन इतिहासकारों का एक बहुत ही सटीक और चुभने वाला मूल्यांकन सामने आता है। एक व्यक्ति की अपनी अज्ञानता से खुद को बचाने की कोशिश। ये एक अकेली पंक्ति हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद ये दीवार सैन्य ताकत का प्रतीक कम और राजनीतिक भय का स्मारक ज्यादा थी। और इस भय की मानवीय कीमत क्या थी, इस संख्या पर ध्यान दीजिए। 23 लाख, 2.3 मिलियन लोग। ये उन सैनिकों, दासों, कैदियों और आम किसानों की अनुमानित संख्या है जिन्हें इस कड़ाके की मेहनत वाले काम के लिए जबरन जुटाया गया था। ये सिर्फ कोई गणित का आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का जनसांख्यिकीय बदलाव था जिसे पत्थर और मिट्टी के इस अंतहीन ढांचे में सचमुच झोंक दिया गया। एक तरफ मिंग और चिन राजवंशों का वो साम्राज्यवादी गौरव है, जहां उत्तरी सीमाओं पर रंगीन पत्थरों और ईंटों से बनी एक शानदार एकीकृत रक्षा प्रणाली खड़ी थी। हर 60 से 100 मीटर पर ऊंचे टावर बने थे। लेकिन दूसरी तरफ की भयानक वास्तविकता हान शू जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में दर्ज है। कैदियों के चेहरों को काला कर दिया जाता था, वो भारी जंजीरों में बंद कर काम करते थे। अनगिनत मजदूरों की थकान और बीमारी से तड़प कर मौत हो गई। और सबसे डरावनी बात, उनके शवों को किसी अलग कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि सीधे उसी दीवार की संरचना के अंदर दफना दिया जाता था जिसे वो बना रहे थे। ये भयानक दर्द सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सिमटकर नहीं रह गया, ये लोगों की सांस्कृतिक यादों में हमेशा के लिए बस गया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण वांग की किंवदंती है। ये एक प्राचीन लोक कथा है जिसके अनुसार दीवार को लगातार गिरने से रोकने के लिए वांग नाम के एक युवा व्यक्ति की बलि देकर उसे दीवार के अंदर दफना दिया गया था। भले ही ये एक लोक कथा हो, लेकिन ये बहुत गहराई से दिखाती है कि इस निर्माण का आघात राष्ट्रीय मानस में कितना गहरा बैठ गया था। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अंतिम विरोधाभास। सदियों के इतने भारी बलिदान और अनगिनत पीढ़ियों के पिसने के बाद इतिहास का सबसे अहम सवाल उठना लाजमी है। क्या ग्रेट वॉल वास्तव में काम आई? क्या इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य रक्षा प्रणाली अपने साम्राज्य को बचा पाई? इसका जवाब एक ऐसा ऐतिहासिक विरोधाभास है जो किसी भी कल्पना को मात दे सकता है। साल था 1644 ईस्वी। मिंग राजवंश, जिसने इस दीवार को पत्थर और ईंटों से सबसे ज्यादा मजबूत किया था, पूरी तरह से पतन के कगार पर था। लेकिन ये पतन उत्तरी खाना बदोशों के किसी बड़े हमले के कारण नहीं, बल्कि अंदरूनी कलह से हो रहा था। ली ज़िचेंग नाम के एक विद्रोही ने राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया था और पूरा साम्राज्य भीतर ही भीतर ढह रहा था। और यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। मिंग सेना का एक कमांडर वू सांगुई शानहाई पास की रक्षा कर रहा था, जो दीवार का सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण द्वार था। विद्रोहियों से घिरने के बाद उसने एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया। उसने उसी प्रतिद्वंदी मांचू जनजाति से सैन्य मदद मांगी जिन्हें रोकने के लिए ये दीवार बनी थी। उसने स्वेच्छा से दीवार के द्वार खोल दिए। मांचू सेना बिना किसी रोकटोक के दीवार पार कर गई, विद्रोहियों को कुचल दिया और फिर खुद सत्ता पर कब्जा करके किंग राजवंश की स्थापना की। जरा सोचिए, मानव इतिहास की सबसे बड़ी भौतिक बाधा इंसान के सिर्फ एक फैसले के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। द ग्रेट वॉल सिर्फ एक सैन्य निर्माण नहीं था, ये नवाचार की कहानी थी, लाखों बेनाम मजदूरों की कब्र थी और इस बात का सबूत थी कि पत्थर की दीवारें मानवीय कमजोरियों को कभी नहीं रोक सकती। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, ये प्राचीन दीवारें भय और नवाचार के बीच के उस अनंत मानवीय तनाव के बारे में क्या प्रकट करती हैं? क्या सुरक्षा की चाहत हमेशा इसी तरह की भारी कीमत मांगती है? इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह चीज़ों की गहराई में जाने की ये उत्सुकता बनाए रखें।